हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे लोगों लास्ट टॉपिक था मेरे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी एंड प्रॉब्लम्स। तो मैंने ये बताई कि आपके एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स होती हैं पढ़ना तो सब पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम इतनी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती कि हम जल्दी ना लगा सकें, लेकिन उसके लिए हमें तभी भी क्या चाहिए, स्पीड। अब स्पीड के लिए हमारे पास एक सिंगल टॉपिक और है। तो अगले वाला जो टेस्ट पेपर आपका बना हुआ है, तो वो टेस्ट पेपर आपके होने वाले हैं मैट्रिक्स के, और टेस्ट पेपर आ रहे हैं, और साथ में नया नाम जुड़ गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का। नहीं, इस बार जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो केवल कैसी होगी, डिपेंड ऑन द टेस्टी पेस्टी, क्योंकि इसमें इससे पहले वाली जो सीट पहुंचा दी गई है थोड़ा सा टिपिकल जो है वो उसके अंदर मिल जाएगा, उसके ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। अब इसके क्रॉस पूछ लेंगे हम कि क्रॉस क्या क्या है। आज का हमारा जो सिंगल टॉपिक है, सिंगल टॉपिक में दो नाम आते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस, क्या नाम आता है हमारे पास, सीक्वेंस। अगर हम लोग बात करते हैं जगह पर किसकी, सीक्वेंस की, तो ये क्या होता है इसे समझते हैं। अगर सीक्वेंस को समझना चाहें, जल्दबाजी नहीं करना है, टॉपिक आसान है, सीक्वेंस तो अभी समाप्त हो जाएगा थोड़ी सी देर में। अगर हम लोग बात कर रहे हैं जगह पर सीक्वेंस के बेस पर, तो सीक्वेंस क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, रियल नंबर फैल रहे हैं चारों तरफ, उनका हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया है, एक अरेंजमेंट बनाया है। जब उनको हम अरेंज करते हैं किसी भी रूल्स के अकॉर्डिंग, किसी भी रूल्स के अकॉर्डिंग, वो रूल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर का है, वो रूल्स डिक्रीजिंग ऑर्डर का है, वो रूल्स अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन का है, इन कॉमाज के साथ, उसे क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। अगर उसके अंदर इंसर्ट द साइन, इंसर्ट मतलब अंदर आ जाना, उनके बीच में इंसर्ट द साइन प्लस एंड माइनस, या ओनली प्लस, या ओनली माइनस, या ओनली प्लस और माइनस, तो क्या बन जाता है, सीरीज। तो जो हम लोग सीक्वेंस की बात कर रहे हैं ओरिजिनल डेफिनेशन में, अब इसमें आप लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस के बेस पर एक नाम, सीरीज में कन्वर्टिंग करते हुए एपी, जीपी, एचपी, ठीक है। ये सब आप आने वाले हैं, इसको हम कल का रखते हैं टॉपिक। तो कल के टॉपिक में हम आप लोगों को बुला रहे हैं, जल्दी 2 लाइट कम कर दो, और कि मेरा लेक्चर टूट जाएगा फिर। तो इसमें हम लोग वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। वापस आने के लिए मैंने क्या बोला, तो कल के लिए रखते हैं हम लोग एपी, जीपी, एचपी, याद बनाना क्लास के बाद, कल की टाइमिंग में एक्स्ट्रा डालूंगा, वो टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसको हटाने के बाद नई डेफिनेशन बनती है, ए फ्रॉम एन टेंड टू आर बी अ सीक्वेंस, डेफिनेशन समाप्त। अ फंक्शन, ऐसा कोई भी फंक्शन जो नेचुरल नंबर टू रियल नंबर डेवलप हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। तो एग्जाम का पहला प्रॉब्लम बन गया, लिखा हुआ अ सीक्वेंस इज एबीसीडी। तो एबीसीडी में सामने होंगे हम लोग सब इस जगह पर। तो हमारे पास में डोमेन क्या है, एन इज द डोमेन विच इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। दूसरा मैं देखता हूं इस जगह पर, दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, कैपिटल आर इज द रेंज। आर क्या है मेरे पास, रेंज। जब आर मेरी रेंज हो गई, ये क्या है, रियल नंबर की, इट इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। ऊपर देखो, किसी ने कुछ तो गड़बड़ कर रहा है कोई, देखो सर को देखो ऊपर। This is subset of
रियल नंबर। ये सबसेट किसका है? रियल नंबर का। अब आते हैं वापस, एग्जाम्पल की बात की गई। एग्जाम्पल कहता है मेरे पास एक बात और, इट इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ एन और एक्स एन। इस सीक्वेंस का सिंबॉलिक है एफ ऑफ एन और एक्स एन और एफ एन और एफ ऑफ एन और एक्स एन और एफ एन। यही नाम बैकअप है, लेकिन ये नाम देखिए ध्यान से। दिस इज द सिंबॉलिक ऑफ सीक्वेंस, दिस इज द सिंबॉलिक ऑफ सीक्वेंस। ये सिंबल कभी भी सामने हो समझ जाइए अपने आप में सीक्वेंस के लिए। माना ये सेट का भी सिंबल है भाई। हमारे पास होता क्या है? नंबरों का कॉम्बिनेशन इन द कॉमाज विच इज रिप्रेजेंट द सेट। बस यहाँ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एक अच्छी सी आ गई है कि ऐसी कोई भी फंक्शन जो नेचुरल नंबर टू रियल नंबर वर्किंग करता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। अब हम लोग वापस आए अपने एग्जाम्पल में। एफ ऑफ एन इक्वल ऑफ द 1/n। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? nth टर्म। क्या बोलते हैं? nth टर्म। इसको भी लिखा दे रहा हूं, वेयर एक्शन बी द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हम लोग बात करते हैं एफ ऑफ एन इक्वल ऑफ द 1/n। यहां से हमने बोला ओपन द पार्ट, नेचुरल नंबर रखिए इज द 1, नेचुरल नंबर रखिए 2, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। द दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम सभी, 1/n²। तो मैं सबको दोबारा रिकॉल करूं, मैट्रिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी क्रॉस एनी डाउट है मेरे को ग्रुप में सेंड करें। एनी क्रॉस एनी डाउट है ग्रुप में सेंड करें। कोई भी क्रॉस रहना नहीं चाहिए। इनके टेस्ट चलते रहेंगे बीच बीच में लगातार, जिससे आप भूल ना जाएं। सर्कल को रिवाइज करिए, उसका टेस्ट कभी भी लग सकता है। आइए सामने 1, 1/4, 1/9 एंड सो ऑन द -1 to the power of n। ओपन द पार्ट, -1 1, -1 1, -1 1 एंड सो ऑन द। इसको आगे बढ़ाया गया, दिस इज द 2। तो नाम आता है 2 2 2 2 2 2 2 2। ऐसा कोई भी सीक्वेंस जिसके सारे नंबर एक जैसे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट सीक्वेंस। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट सीक्वेंस। तो एक नई डेफिनेशन ये भी आ गई है कि कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है। इसके बाद हमने जवाब दिया n/n+1। क्या बना? 1/2, 2/3, 3/4 एंड सो ऑन द। आपने जवाब दिया -1 to the power of n into 1/n। क्या मिला? -1, 1/2, 1/3 प्लस माइनस मेरे लगे हुए हैं। तो ये सारे क्या मेरे पास? सीक्वेंसेज हैं। तो सीक्वेंस इसमें रिमार्क लिखाने पड़ते हैं। मैंने कल आपको बताया था, जैसे इन्होंने क्लोज सेट का रिमार्क दे दिया। हमें तो अगर वो पढ़ लेते एक नंबर हमारा बच जाता और शायद सिलेक्शन हो जाता। पढ़कर स्पेस नहीं गए क्योंकि एग्जाम में आने की गुंजाइश है नहीं। तो यही तो तकलीफ होती है केवल टीएसटी पीएचडी के अंदर। बात समझ आ गई सभी के। और दूसरी बात, अपने मन से भी थोड़ा हाई स्कूल का पढ़ना चालू कर दो।
अपने मन से भी 1 घंटे अपने मन से पढ़ो पर डे। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन और मैट्रिक्स एंड सर्कल का 1 घंटे रिवाइज करो। बाकी जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर रेगुलर टी सीट वगैरह जो मिलती रहती हैं उनको आप प्रैक्टिस करते रहें लगातार। 2 घंटे एक्स्ट्रा ये करो, कम से कम 4 घंटे तो चाहिए जो नौकरी करते हैं। और जो नौकरी नहीं करते हैं वो लमसम 8 घंटे स्टडी करें, कम से कम 8 घंटे। ये बात सभी समझ में आ गई। सीक्वेंस को बताने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 नाम बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस 2 तरह से काम करता है। एक का नाम बाउंडेड एबव। बाउंड एबव को समझने का सबसे आसान तरीका है मेरे, इसका नाम क्या है? सीक्वेंस। बाउंड एबव मतलब ऊपर, बाउंड एबव मतलब सबसे ऊपर। तो जवाब मिला इज लेस देन इक्वल टू, कोई भी नाम हो, स्मॉल m लिखे, स्मॉल k लिखे, कैपिटल K लिखे, नाम तो चेंज हो सकता है। फॉर ऑल n, ये n कौन होता है? क्या भाई बोला करिए सब बच्चे। n का मतलब है बिलोंग्स टू, मैं बार बार नेचुरल नंबर लिखूंगा नहीं, अब केवल मैं फॉर ऑल n लिखूंगा, छोड़ दूंगा उसके बाद। ये m कौन होता है? रियल नंबर। m कौन होता है? तो ऐसा कोई भी सीक्वेंस जो इस कंडीशन को फुलफिल करे उसे क्या बोलते हैं? बाउंडेड एबव। क्या बोलते हैं? बाउंडेड एबव। m कौन है? m इज द रियल नंबर। इट इज क्लियर? कोई दिक्कत किसी को भी? तो m इज द अपर बाउंड। m क्या है? अपर। वेयर स्मॉल, बाउंड एबव का दूसरा नाम बता रहा हूं, अपर बाउंडेड। तो वेयर स्मॉल m इज द अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। दूसरी बात की बात आ गई। दूसरी बात की बात आई तो हमने बोला बाउंड बिलो। किसकी बात की गई? बाउंडेड बिलो की गई। जब बाउंड बिलो की गई तो हमारे सामने क्या आया? बाउंड बिलो में xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M। कभी भी एग्जाम में इस तरह से लिखा रहता है, आप समझ ही नहीं पाते। आप कहते हैं अरे ये क्या लिख दिया, इसका मतलब सेम ही तो है, बस ध्यान नहीं दे पाते आप। फॉर ऑल n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये कौन है? साइनिंग पे लग गया होगा पक्का। गेट कम करो। गुड। तो सामने आया हमारा ये, तो m कौन है? रियल नंबर। तो हम बोला गया वेयर कैपिटल M बी द लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, राइट। इस बात को बताने के बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है बाउंडेड सीक्वेंस। ये क्या होता है? कैपिटल M से बड़ा और स्मॉल m से दोनों कंबाइंड कर दिए, लेकिन दूसरा OR और मॉड ऑफ xn इज लेस देन इक्वल टू k। इसका मतलब है माइनस k से बड़ा और प्लस k से छोटा, दोनों का मतलब एक ही है। दिस इज द बाउंडेड सीक्वेंस। बात समझ में आ गई होगी बाउंड क्या होता है? क्यों बेटा, क्लियर हो गया? बाउंड को बताने के क्लिक कर लीजिएगा, समय नहीं है लिखने का, इस टॉपिक में हमें समय लग जाएगा, तो अभी क्लिक करिएगा, घर जाके क्लिक से नोट कर लीजिएगा, है ना। बेकार में समय इतना दूंगा लिखने के लिए तो मेरा समय बेकार होगा। फिर आज घर लिखोगे दोबारा
तो इस बहाने क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा, और कोई क्रॉस होगा तो अभी रुक जाओ यार, लिखने दो, धनंजय का जल्दी हो रही है। अब आते हम इसमें बाउंड के बारे में बताने के बाद हमने एग्जाम्पल की बात की, बहुत आसान है। तो हमने बोला सीक्वेंस एक्सएन कितना 1/n, कितना है मेरे पास 1/n। कल हम सोच रहे हैं आपका ले ले इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, आज समाप्त नहीं होगा लिमिट, कल लिमिट जैसे समाप्त होगी हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन के सारे रूल लिखा देते हैं एक तरफ से, कि उसमें कोई भरोसा नहीं होता कहाँ से आ जाए अपना प्रॉब्लम। तो आप इंटीग्रेशन घर में पढ़ते तब भी रहेंगे, तो उसमें क्या लिखाना ही बाकी है, प्रॉब्लम थोड़ी ना करानी हमको इतनी। आगे वापस बहुत आसान है, बाउंड है कि नहीं, बाउंड है तो लोअर बाउंड बता दो, अपर बाउंड बता दो, कैसे करते हैं, बहुत आसान, समझो 30 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा, बाकी मैं 20-25 रिमार्क बना के भी दे रहा हूं। इसमें जैसे हमें मिला xn, तो हमने करा क्या, नेचुरल नंबर ऑन कर दिया। जब पढ़ते हैं इसे मन से इतना पढ़ो कि आपको याद हो जाए सारी चीजें, ठीक है। ये इसमें एक बात और बतानी है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, करंट टाइम में इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज। जब कोई भी सीक्वेंस डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, जब कोई भी सीक्वेंस डिक्रीज या इंक्रीज होता है तो उसमें एक लिमिट उसके अंदर होती है और दूसरी लिमिट लगा के निकाल देते हैं। तो कैसा है डिक्रीज, तो सबसे बड़ा कौन 1, तो यहां हमने बोला इट इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। जब ये हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये हमारा हो गया डिक्रीजिंग सीक्वेंस, तुरंत हमने बोला लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n, कितना आ गया 0। बात समझ में आ गई। जैसे ये 0 हो जाता है, मैं इसका आंसर देना चाह रहा हूं, वो तो देखते ही पता लग जाता है, अभी समझा रहा हूं उस वैसे 30-40 सेकंड तो मैं लूंगा ही। तो इसका आंसर देख लीजिए, आंसर है हमारे, आंसर के लिए जगह है नीचे, हाँ थोड़ी सी दिख रही है। आंसर देखिए 0 डिक्रीजिंग था, लोअर बाउंड बोला जाएगा, और 1 पे अपर बाउंड। तो इसका अपर बाउंड कौन 1, लोअर बाउंड कौन 0, ये लिमिट हो गई इसके लिए। और इसका सीक्वेंस का नाम क्या बन गया, बाउंड सीक्वेंस। जब लोअर और अपर बाउंड दोनों होते हैं तो क्या बन जाता है, बाउंड। इसके ये जो लिखा हुआ है, अगर कंपटीशन क्लास की बात करूं तो गलत लिखा हुआ है। अगर मैं हाई लेवल पे चला जाऊं, आपके यहां तो सही लिखा है, यही आंसर मिलेगा। अगर हम लोग हायर स्टैंडर्ड पर बताते हैं तो वहां पर ये है, जिसमें लिमिट लगाई जाती है वो लिमिट 10 होता है, क्योंकि n इक्वल ऑफ द इन्फिनिटी तो कहीं मिला ही नहीं। जब हमको मिला ही नहीं, वो नंबरों में एक इमेज, एक सेंस है कि होता है, जिसका कोई कंपेयरिंग नहीं है। तो लिमिट के द्वारा निकाला गया जो वैल्यू होती है उस जगह पर इक्वल साइन नहीं लगाते हैं। तो लोअर बाउंड 0 के द्वारा है, तो इसका मतलब क्या हुआ। आप काफी घर देखते होंगे अपने, बहुत पुराने घर देखिए, तो पुराने वाले घरों में भैयाबाद चाचाबाद बहुत ज्यादा होता था, मतलब परिवारवादी ज्यादा होते थे, वो परिवारों के लिए जीते थे। तो हमने अपना घर बनाया और हमारे घर में 2 बाउंड्री हैं, ये वाली और ये वाली। मेरे ये बाउंड्री में ये लोअर बाउंड और ये मेरा अपर बाउंड है, ठीक है। मेरे चाचा जी ने घर बनाया तो उन्होंने यहां से ये घर ऐसे बनाया, तो उन्होंने बाउंड्री नहीं बनाई, क्यों मेरी बाउंड्री है, वो अपनी बाउंड्री बना के करेंगे क्या। इन्होंने इधर एक बाउंड्री बना ली, तो इनका लोअर बाउंड ये हुआ, अपर बाउंड ये है। तो उन्होंने बोला कि यार ये बाउंड्री मेरी है। उनका घर बाउंड है कि नहीं, बाउंड है, बाउंड तो है, लेकिन ये बाउंड्री उनकी है। इसका नाम क्या है 1, इसका नाम क्या है 1, क्योंकि ये मेरी है। लेकिन ये बाउंडेड तो घर है, लेकिन ये बाउंड्री मेरी नहीं है, किसकी है, मेरे ताऊ जी की है। जब ये ताऊ जी की बाउंड्री है तो बाउंड है, ये क्लियर हो गया हमारा घर। इस बाउंड्री का नाम क्या है 0। अगर बाउंड्री मेरी होती तो मैं 0 पे क्या लगाता, इक्वल लगाता, नहीं वो बाउंड्री मेरी है ही नहीं, इक्वल क्यों लगाऊं। लेकिन आपके यहां पर
99 नहीं 100% क्लियर है कि यह क्या लगाएगा, तो हम लोग गलत नहीं मानते। इसका मैंने रीजन बता दिया। रीजन क्या है, जैसे कि हमारा एरिया है, ये हमारी कुछ खुद की कोचिंग है। मान लिया हमारी ये बिल्डिंग बगल में ना होती, कोई पूछता है कि भाई आपका कोचिंग कहां पर है, हमने बताया। कोई लैंडमार्क बता दो, माना मेरे घर के बगल में क्या होता, SBI ATM होता, या मान लिया यहाँ लैंडमार्क होता, या मान लिया कुतुब मीनार होती, मान लिया ताजमहल होता, तो मैं क्या बताता कि ताजमहल के बगल में है, ताजमहल के बगल वाला घर मेरा है। तो मैं अपनी एक बाउंड्री को क्या बना सकता हूं, ताजमहल बता सकता हूं। क्यों बता सकता हूं, क्योंकि मेरे को यह बात पता लग गई कि मेरा घर बाउंड है। जब वो बाउंड होता है तो उसकी बाउंड्री को एक ऐसी बाउंड्री का नाम दिया जाता है जो जाना पहचाना नाम हो। जाना पहचाना नाम क्या था, ताजमहल का, तो हमने क्या दे दिया, एक बाउंड्री का नाम ताजमहल। वो कब देते हैं, जब हमको यह पता हो कि हमारा घर कैसा है, बाउंड, तभी उसकी बाउंड्री का नाम चेंज। इसका मतलब बाउंड्री यूनिक नहीं होती, चेंज की जा सकती है। बात क्लियर हो गई। तो यहां पर लोअर बाउंड कौन हुआ, 0, अपर बाउंड कौन हुआ, 1। इट इज क्लियर। अगर इसमें नई कॉलम की बात, क्लिक कर लीजिए, केवल साफ साफ। साफ आ गया। आप लोग मोबाइल बड़े अच्छे अच्छे हैं सभी पर। राइट, अब आते हैं वापस। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को बड़ा शौक होता है। मेरे मित्र हैं, कोई भी मोबाइल लॉन्च हो जाए, सबसे सुपर वाला जो 2-2.5 लाख की रेंज का होता है, उनके हाथ में हमेशा वही मोबाइल होता है, 2 से 2.5 लाख की रेंज। आज खरीद के लाई और पता लगा 10 दिन के बाद एक नया मोबाइल लॉन्च हो गया उसी तरह का। वो जाएंगे, उसको वापस कराएंगे, फिर नया दूसरा ले आएंगे। उनको मोबाइल का बड़ा शौक है। मैं उनसे कहता हूँ, उसका यार मेरे से बोले बंसल जी आपके लिए वो गिफ्ट बड़ा देते हैं, ये भी उन्हीं का गिफ्ट है मेरे पास। वो एक दिन मेरे पास ले आए, वो सर ये आपके लिए गिफ्ट। मैंने मोबाइल देखा, मैं सर नहीं चाहिए। बोले क्यों, या इतना महंगा मोबाइल हम नहीं रख सकते, क्या हमें ज़रूरत ही नहीं है। उसकी अपने से ज़्यादा उसकी चिंता और होगी यार, वो गिर न जाए, खो न जाए, तो ऐसी चीज़ क्यों रखो जो टेंशन दे। तो मैंने साफ मना कर दिया, और ठीक है भैया मैं अपने लिए रख ले रहा हूँ, मैं अपने लिए बाद में ले लूँगा। होते कुछ लोग पागल टाइप के। इट इज क्लियर। मिलाएंगे, आते रहते हैं बीच में। इतनी बात बताने के बाद हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने में मेरे पास मिला, मेरे सीक्वेंस का नाम है एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन का मतलब है मेरे पास n अपॉन n प्लस 1, एफ ऑफ n 1 प्लस 1 अपॉन n टू द होल पावर ऑफ n, एफ ऑफ n माइनस 1 टू द पावर ऑफ n, एफ ऑफ n n f प्राइम f of n 3 to the power of n f of n factorial n f of n माइनस 1 टू द पावर ऑफ n इंटू n। बहुत है। आपको क्या बताना है, कौन इसमें बाउंड है और कौन इसमें अनबाउंड है, कौन इसमें बाउंड है कौन इसमें अनबाउंड है। अभी कन्वर्ट डायवर्स की डेफिनेशन देता हूं,
इसके आदर्श रिमार्क लिखाता हूं तो एक प्रॉब्लम जो सीक्वेंस से आती है वो मिल गई, बात खत्म। जल्दी से बताइए। समझाने का तरीका मैंने बता दिया। मैं देखता हूं कितने बच्चों ने मेरी बात को पकड़ा है। वैसे कितना सेकंड, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, मैक्सिमम 1 से 2 मिनट का 5 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से 5 मिनट में सॉल्व करो, हमको कोई टेंशन नहीं रही, करो।
राइट स्टूडेंट्स, कितनी बात बताने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए इधर देखते हैं आप लोग सभी। स्टार्ट। जब इसमें हम लोगों ने सॉल्व किया प्रॉब्लम को, तो सॉल्व करने में मैंने आपसे पहले बोल दिया था 10-20 सेकंड का है। मेरा कैमरा बंद ना हो जाए बस। ये क्या मेरे पास 1/2, 2/3, 3/4 एंड सो ऑन द। मैंने जवाब दिया लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n/n+1। n टेंड टू इन्फिनिटी होती तो हमेशा n के टर्म को कॉमन ले लिया जाता है। देखो अभी बच्चे का ये शायद लाइट वगैरह खोली होंगी, लाइट वगैरह ऊपर खोली होंगी उन्होंने। तो सुनो, आप क्लास में चले जाओ और ऊपर एक बार और देख लो, सारी लाइट पंखे बंद करा दो ऊपर के, तो मेरा फिर लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। तो कितना हुआ यहां से 1/1+1/n इक्वल ऑफ द 1। इसका आंसर मेरा आएगा 1/2 लोअर बाउंड है, अपर बाउंड इसका 1 है। आप इक्वल लगाना चाहे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नहीं लगाया है। एग्जाम में लगा हुआ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब ये आंसर कितने बच्चों का सही है? 2 लोगों का। क्यों? मैं तो आप लोगों को पूरी एक एक बात इसके अंदर बताइए, तो सभी लोगों का क्यों नहीं? जवाब दीजिए। मैं इससे आसान तरीका और क्या सिखाऊं? मैंने आपको ओपन करना सिखाया। जब ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो उसके लिए बताया था एक लिमिट इसमें पता लगेगी, दूसरी लिमिट के द्वारा पता लगेगी। जब देखा ये डिक्रीजिंग है तो बड़ा कौन, नहीं इंक्रीजिंग है तो बड़ा कौन, छोटा कौन, 1/2। बड़ा कहां से आएगा? लिमिट से। इंक्रीजिंग है तो यहां लोअर बाउंड अपर बाउंड कहां से आएगा? लिमिट से। डिक्रीजिंग है, अपर बाउंड लोअर बाउंड कहां से आएगा? लिमिट से। बोलिए, कोई दिक्कत? 1-2 लाइट और ऑन करो, यहां से आगे लाइट आ गई, ऑन कर दो। हाँ ठीक। तो हम लोग आप पीछे भी कर लो। लाइट भी हमारी उतनी ऑन करो जितनी जरूरत है। बेटा बता, आपको पता कौन कौन सी लाइट ऑन होती? जाओ बेटा खोल दो, बेटा गलत खोली जा रही लाइट। गलत है। क्या घूमक्कड़ो, स्टार्टिंग की 2 केबल बंद करो सारी, स्टार्टिंग की 2 इधर से, बस साइनिंग आती है बोर्ड पर। आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। वापस आने के लिए मेरे पास इधर देखो, इसे ये क्या है मेरे पास? जैसे 1+ दिखा, जैसे 1+ दिखा समझ गया इंक्रीजिंग है। नहीं, आपके लिए 2 लाइन अगर मैं आगे बढ़ाता हूं, 1 रखा गया, 2 रखा गया, 2 और 1 कितना हुआ? 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9/4 एंड कैसा है? इंक्रीजिंग। तो इसमें लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1+1/n की होल पावर ऑफ n। ये सर ने आपको बताया होगा कभी न कभी। इसकी वैल्यू क्या? e⁻1। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट लगाने का। तो मेरे पास आंसर क्या हो गया? 2 से लोअर बाउंड और e से। आपके एग्जाम में इसका आंसर चेंज दे सकते हैं, इसे वो 3 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 3 भी कह सकते हैं। गलत नहीं माना जाएगा। अगर ये आंसर है तो इसे टिक करेंगे, अगर ये नहीं है तो ये आंसर टिक करेंगे। 99% यही आंसर दे देते हैं आपके यहां पर, राइट। अब इसकी बारी आ गई।
-1 जी, अभी बताया तो था मैंने, सुन के भूल जाओ, अच्छी बात। मैंने क्या बताया था कि लैंडमार्क, स्मॉल ई के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन उसमें ई का वैल्यू क्या, 2.7321। ई की वैल्यू क्या है, 2.7321। 2.7321 के बगल वाला कौन, 3, तो 3 का लोग सब नाम जानते हैं, 2.7 का नाम लोग कहाँ जानते हैं, इस वजह से उसका अपर बाउंड हमने नए नाम से चेंज कर दिया, राइट। अब इसके अगले वाले पॉइंट्स की बात करें, 1 -1 1 एंड सो ऑन द, तो जब मिला इसमें बच्चा -1 इसका क्या है, लोअर बाउंड, और अपर बाउंड इसका क्या है, आगे वाले बताएंगे। अगर अगले वाला देखते हैं आप, प्राइम नंबर 2 3 4 एंड 2 3 5 7 एंड सो ऑन द, जवाब मिलेगा लोअर बाउंड बाई 2 बट नॉट अपर बाउंड। ये अपर बाउंड क्यों, रुकेगा ही नहीं, चलता ही रहेगा, इस वजह से इसका नाम क्या हुआ, अनबाउंडेड। अनबाउंड कहता है कि मेरे पास लोअर बाउंड ना हो या अपर बाउंड ना हो, या ना लोअर हो ना अपर हो। जवाब मिला इसमें 3 की पावर 1 3 की पावर 2 एंड सो ऑन द लोअर बाउंड बाई 3 बट नॉट अपर बाउंड, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, अनबाउंडेड। इसका बेटा फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 कैसा, लोअर बाउंड बाई 1 बट नॉट अपर बाउंड, तो इसका नाम क्या है, अनबाउंडेड। अगले वाला क्या है, -1 प्लस का 2 -3 प्लस का 4 एंड सो ऑन द। इसको आपको बड़ा सोच समझ के जवाब देना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। जाओ बेटा ऊपर, चिराग ऊपर जाओ, हाँ क्लास चालू हो गई, जाओ। राइट, ओपन ब्रैकेट ना, अगर इस तरह से दे दिया तो वो सेट बन गया ना। जब मैं आपसे पूछूं रेंज ये क्या है वो क्या है, तब आंसर दिए जाते हैं। तो इसके आंसर को कैसे बंद कर देंगे हम, इसको लिखने का, इसका कुछ बच्चों ने जवाब दिया है, क्या जवाब दिया है, न तो ये पर बाउंड है नहीं है, क्यों, -1 भी मिल रहा है, -3 भी मिल रहा है, पीछे भागने लगा, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, आगे भागने लगा, आगे और पीछे भागने लगा, लिमिट लग नहीं पाएगी, तो कैसा हो गया, नाइदर एंड नॉर। लेकिन इसको जब कभी भी -1 की पावर n आपको मिल जाए, जब कभी भी आपको -1 की पावर n मिल जाए, तो उसे इस तरह से लिखना सीखिए, ऑड रखने पर ये नेगेटिव आएगा, इवन रखने पर ये पॉजिटिव आएगा। सहमत है मेरी बात से, बोला करिए। ये लास्ट वाले का कैलकुलेशन है, इसमें लिमिट लगा दो। जब इसमें लिमिट लगाई तो कितना आ गया, -∞ और इसकी इन्फिनिटी, कोई बाउंड वैल्यू आई नहीं रही, इसका मतलब ना इधर बाउंडेड बिलो नॉर बाउंड एबव, ना तो ये बाउंड बिलो है और नहीं ये बाउंड एबव है, स्पेसिस का दूसरा नाम अनबाउंडेड है। इनमें किसी को एनी क्रॉस एनी डाउट, जवाब दें।
10-20 सेकंड का है, इसमें से सीखना तो बनता है। घर में आपको 4 से 5 घंटे घर में स्टडी करनी है। सभी अगर आपकी स्टडी से कम चल रही है तो आज ही भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। 4 से 5 घंटे की स्पीड पे चांस है कि सिलेक्शन होगा। और जो बच्चे 8 घंटे स्टडी कर रहे हैं तो उनका तो 100% चांस है, हो ही जाएगा। और जो 4 घंटे से कम स्टडी कर रहे हैं तो बिल्कुल चांस नहीं है। फिर वेट करिए जनवरी फरवरी वाला। क्लिक कर लो बच्चा, मोबाइल से क्लिक करें, घर में आराम से नोट करें। आज के लेक्चर को मैं समाप्त भी करा लूंगा ना जल्दी। सहमत हैं सारे बच्चे? नेक्स्ट हटा रहा हूं, क्लिक उस पर भेज देना ग्रुप में। ये सब गया। 1-2 बातें और प्रॉब्लम्स के अंदर अच्छी वाली। मेरे पास है n to the power of 1/n। देखें इधर, इसका आंसर है xn से लेके 2, 0 से लेके 2 तक। दूसरा आता है मेरे पास f of n, वेयर f of n बराबर, वेयर f of n इक्वल ऑफ द, f of n का नाम है मेरे पास 1 + 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन द प्लस 1/2 की पावर n माइनस 1। इधर देखें, सीक्वेंस का नाम है मेरे पास, f of n के बारे में दे दिया है मैंने आपको यहां पर। तो आप लोगों को खड़ा कर लेते हैं हम, लास्ट रो में खड़े हो जाएं आप। इसमें सीक्वेंस का nवां पद बताएं। इसमें सीक्वेंस का nवां पद बताएं। आप बताइए इसका nवां पद, आप बताइए, आप बताइए। आप बताइए, आप बताइए धनंजय, आप बताइए। सभी का यही है, डिफरेंट है। आप सब बैठे हैं, किसी का डिफरेंट है तो हाथ खड़ा करें, बैठ जाओ। इसका मतलब सभी का गलत है। अब सोचिए, आपको nवां पद निकालना नहीं आता, जिसे इंग्लिश में nth टर्म कहते हैं। आप बोले खड़े हो जाओ, थोड़ा तेज बोलो। a + n - 1 × d, उससे निकालेंगे। बहुत बड़ी वाली गधे हो, छोटे मोटे नहीं। बैठो। ये है तो सही, ये जो बोला वो गलत है। बैठो। एक किसी बच्चे ने बोला कुछ तो दूसरा कह रहा जीपी, कोई कह रहा एपी। सबसे पहले तो आपने अभी तक डेफिनेशन नहीं समझी, तभी तो आंसर गलत है। मैंने क्या बोला, जो सीखो मन से सीखो, कभी गलती होगी ही नहीं। सीक्वेंस का नाम है f of n, तो इसके अंदर क्या लिखा रहता है, इसको क्या पढ़ेंगे बोलोगे? f of n का नाम अभी डेफिनेशन में लिखाया था, दावत खाने आए हो। खड़े हो जाओ। इस f of n को क्या बोलते हैं सीक्वेंस के अंदर?
क्या बोलते हैं? गधा बोलेंगे, घोड़ा बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? बकरी। बेटिया बोल रही है एफओपेन के अंदर जो बॉक्स के अंदर लिखा है उसका नाम है बकरी। अब अंदर जो लिखा रहता है उसे बाउंड सीक्वेंस बोलते हैं। एक गधा कह रहा है जो बॉक्स के अंदर लिखा रहता है उसे बाउंड सीक्वेंस कहते हैं, इसी वजह से गधा है वो। आप बताइए बॉक्स के अंदर जो लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? आप लोग बहुत सीनियर हो, सही तरह बहुत तेज मन कर रहा है, मैं इतनी देर में तो 32 बाहर निकाल देता, इतना तेज मेरा हाथ चलता। मेरे बारे में जानते नहीं आप लोग, मैं बहुत बुरी तरह तोड़ता हूं। आप बताइए जो बॉक्स के अंदर लिखा रहता है उसे क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलें? कोई नाम होगा इसका अंदर जो लिखा रहता है? क्या नाम है इसका? फंक्शन। ये लिखो रह जाओ, जो बॉक्स के अंदर लिखा रहता है वो फंक्शन है यार। अभी अभी तो सब पढ़ा के दिया हूं, क्या फायदा यार। बड़ा मन से पढ़ाता हूं, समझ लो जब मैं क्लास में आता हूं तो। हेलो जी, हाँ जी चलता है सर। नहीं, ओनली मैथमेटिक्स। जब आपको फिजिक्स से करना है तो फिर क्या ज़रूरत है? तो आप कोचिंग में आके पता कर लीजिए, आप कोचिंग में आइए पता कर लीजिए। जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा। एक्चुअली सर फ़ोन पे आप भी जानते हैं कि हम नहीं, क्यों आपने फिजिक्स बोला इस वजह से मैंने मना कर दिया। नहीं नहीं सर, आप आइए, इस बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, दर्शन भी हो जाएंगे आपके। ठीक है सर। ओ मेरे मालिक, बैठ जाओ। जो बॉक्स के अंदर लिखा रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? nth टर्म। अभी लिखा है था डेफिनेशन में कि वेयर एक्सन, मैंने बोला था एक्सन, एफएन, एफओपेन का मतलब एक ही है, मैं एक ही नाम लिख दे रहा हूं कि वेयर एक्सन इज द nth टर्म लिखाया था। कोई कह रहा है घोड़ा बोलेंगे इसको, कोई कह रहा है गधा बोलेंगे, कोई कह रहा है बकरी बोलेंगे, कोई कह रहा है नेचर नंबर बोलेंगे, कोई कह रहा है फंक्शन बोलेंगे। आपने क्या कहा? उसने बोला अंदर वाले को बाउंडेड फंक्शन बोलेंगे। इसका तो बॉक्स के अंदर जितने फंक्शन लिखे होंगे बाउंड होंगे। क्या यार, मतलब क्लास को बिल्कुल मजाक वाला बना रखा है। कहाँ दिमाग यार, टीचर बनने वाले हो आप, जबकि जो टीचर बन रहा होता है उसका दिमाग तो बहुत तेज हो जाता है। क्यों भाई? तो क्या बोलेंगे इसे? nth टर्म। जब सीक्वेंस के अंदर ये जो लिखा रहता है इसे nth टर्म कहते हैं, और मैंने बोला सीक्वेंस का nth टर्म क्या है, तो आप लोग कह रहे हैं 1/2 की पावर n-1 है, कोई कह रहा है ये है। दोबारा पूछ लेते हैं, आप खड़े हो जाइए। तो इसके अंदर ये जो लिखा रहता है इसे क्या बोलते हैं? तो इसका nth टर्म क्या है इस सीक्वेंस का? ये सीक्वेंस का सिंबल है, ये nth टर्म हो गया। तो nth टर्म क्या है? वो तो नाम है FN। यहां पे nth टर्म क्या है? यहां जो एफओपेन लिखा हुआ है तो इसमें सीक्वेंस का nवां पद क्या है? 1/2 की पावर n, इसका nवां टर्म है। आप बताइए 1/2 की पावर n-1 ये इसका nवां टर्म है। और कोई बताना चाहेगा? कौन बताना चाहेगा? आप बहुत बड़ी वाले हो आप सब, बैठ जाओ। ये क्या लिखा है अंदर?
एफ ऑफ एन। तो ये क्या है, nth टर्म। तो nth टर्म का मतलब है, कोई आपसे पूछे ये सिंबल जैसे ही देखें कि भाई साहब इस सीक्वेंस का nवां टर्म बताओ, एफ ऑफ एन। तो एफ ऑफ एन तो नाम हो गया, तो nवां टर्म क्या है यहाँ, मैं बोल रहा हूं अब 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन द प्लस 1/2 की पावर n-1। टोटल दिस इज रिप्रेजेंट द nth टर्म। साफ लिखा है, एक सूरदास भी होगा वो भी बता देगा। गधे, जब ये नाम लिखा है यहां पर nth टर्म, अब nth टर्म में कुछ भी लिखो यहां, उससे क्या मतलब है, इसका नाम क्या है, nth पूरे ब्रह्मांड को लिख दे, यहां पर पूरे ब्रह्मांड को जोड़ दे, पूरे ब्रह्मांड का मल्टीपल कर दे, ये क्या है, और ये क्या है, nth टर्म। ऊपर लिखा है साफ साफ एफ ऑफ एन का मतलब nth टर्म है, तो nth टर्म का मतलब क्या हुआ, टोटल का सम। क्या बच्चे हो भाई, क्या मैंने सीरीज का nवां टर्म पूछा, सीक्वेंस का पूछा? तो दिस द फुल्ली सम इज रिप्रेजेंट द nth टर्म। इसका पूरे पूरे का सम जो निकल कर आएगा वो इसका क्या होगा, nth टर्म होगा। इस प्रॉब्लम में nth टर्म कौन था, n की पावर 1/n, क्यों वो खुला हुआ है पहले से ही, साइलेंट नेचर में नहीं है। यहां लिखा था भी n/n+1, इसमें nth टर्म कौन था, n/n+1, क्योंकि वो पहले से ही ओपन है स्मॉल n के अंदर, ये ओपन नहीं था, इस वजह से आपको अलग से बताना पड़ा। इट इज क्लियर, बोलोगे कुछ नहीं बोलोगे। अब इसका क्या चाहिए, बाउंड की प्रॉपर्टी, बाउंड क्या है। अब इसका बात बनता है, ये तो nवां टर्म हो गया, स्टार्ट, दिस इज द रिमार्क नंबर 1, ये वाला, ये रिमार्क नहीं है, ये समझाने वाला गेम है। अभी यहां से लेके यहां तक, तो आप लोग घर में क्या कर रहे हो, पर डे 1 घंटे अपने मन से स्टडी करोगे, जो टॉपिक हम नहीं पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक हम नहीं पढ़ा रहे हैं मन से स्टडी करोगे, बेसिक लॉग वगैरह देख लिए, कुछ उल्टे सीधे इनक्वलिटी देख ली, बिल्कुल बेसिक जो बातें पढ़ाई नहीं जाती हैं, देखते रहेंगे, उनके द्वारा आपके 10-20 नंबर रेडी हो जाएंगे। बताओ भाई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, यहां से लेके यहां तक पूछ लेते हैं। इस वजह से देर लगती है टॉपिक में, अब तक ये समाप्त हो जाता, रिमार्क लिखा देता। धनंजय खड़े हो जाओ, बताओ। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n, आप बताइए कैसे जाएगी। नहीं, आपने लिख दिया है 1/1 दिया है ना, आप समझा पाएंगे इसमें n टर्म क्यों है, क्योंकि सीरीज बढ़ रही है। बढ़ रही है, अच्छा, इस वजह से n टर्म में बढ़ रही है। आप क्लास में जाएंगी पढ़ाने के लिए, टीचर बनने वाले हो, तो आप बच्चे को कैसे सेटिस्फाई करेंगी कि इसमें नंबर ऑफ टर्म n है, या कहोगे रट लो। जैसे कुछ बच्चे हमारे यहाँ आते हैं ग्रेजुएशन में, उन्हें इसका सिंबल नहीं पता होता, हम पूछते हैं क्या है, सर उल्टा ये। किसने बताया, वो टीचर ने। क्यों, तो वो स्टोरी बताना लगता है। एक बच्चा हमें स्टोरी बता रहा था कि एक बार ए नहाने गया था, पता नहीं क्या हो गया, याद नहीं अब स्टोरी, इस वजह से उसको उल्टा ही बोलते हैं। स्टोरी सुनाई टीचर ने, इसको उल्टा ही क्यों बोला जाता है, वो बच्चे को याद थी।
तो बताओ, बच्चे को समझाओगी कि कहोगे रट लो एन होता है? अच्छा nth टर्म है, वैसे n का सम होगा यार, बैठ जाओ। कौन बताएगा रीजन? एक और एक दो, हाँ बोलो रीजन आप। फर्स्ट टर्म के बाद में 1 दिया हुआ है, सेकंड टर्म में अगर वो देखें r की वैल्यू 1/2 है, इसके अकॉर्डिंग अगर चेक करेंगे तो n टर्म मिलेगा 1 पावर। तब r की वैल्यू से 1/2 से पता लग जाएगा n टर्म है ना, वो एपीजीपी में पता लगता था n टर्म इस तरह से। अच्छा आप दूसरे वे में ले जा रहे हैं, नहीं मजा नहीं आया समझने में। बैठ जाओ, आप बताओ, बैठ जाओ। माना 2-3 लोगों को आइडिया है, इसका मतलब बच्चा ये है, ये 1/2 की पावर 1 है, ये 1/2 की पावर 2 है, और कहां तक है 1/2 की पावर n-1, ये 1 है, ये 2 है, आगे पावर में 3 है, ये पावर में n-1 है। तो इसकी पावर से पता लग रहा है कि यहां से लेके यहां तक कितने टर्म, n-1। एक टर्म ये मिल गया, n-1 यहां तक टर्म, एक ये टर्म n-1 में एक टर्म और जोड़ दिया तो कितने टर्म हो गए, n टर्म। ये इसका जवाब है सॉलिड, जिसे कहा जाएगा आसान शब्दों में इसका जवाब है। बात समझ में आ गई? तो आपको पता लगा है, मैं यहां लिख देता हूं n की पावर n+4, तब भी इसको एनिमी टर्म बोलते हैं हम, वो तो मेरी प्रॉब्लम देने का फंडा है ना। तो कहते हैं इतने टर्म का सम जो है वो क्या है, n टर्म है। तो क्या बताया गया, ये सीक्वेंस है, n टर्म ये है, इसके पूरे का सम ये है। ठीक, आपको बताना है लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। सबसे पहले इसमें हमने पहला टर्म ढूंढा, क्या ढूंढा, पहला टर्म क्या ढूंढा, कौन बताएगा इसमें पहला टर्म क्या है, बोलो भैया, आप तो सही बताना, बहुत देर हो गई बकबक करते हुए। 1। दूसरा टर्म क्या है, खड़े हो जाओ, कौन बता रहा है, फिर सब साइलेंट। 1/2 कितने बच्चे कह रहे हैं, हाथ तो खड़ा कर सकते हो मेरे मालिक, थक गया। आपको पता है इसका नाम क्या है, ये nth टर्म। nth टर्म जब है तो ये इन्होंने जो दिया है तो इसको इन्होंने nth टर्म बोला है। कितने टर्म्स का सम है, n टर्म्स का सम। कितने टर्म्स का सम, तो n टर्म्स का सम nth टर्म है। तो पहला टर्म क्या होगा, पहले टर्म का सम। सेकंड टर्म क्या होगा, 2 टर्म का सम। तीसरा टर्म क्या होगा, 3 टर्म्स का सम। चौथा टर्म क्या होगा, 4 टर्म्स का सम। पांचवा टर्म क्या होगा, 5 टर्म का सम। मान लिया यहां पर लिखा होता है n+1, तो यहां से लेके यहां तक कितने टर्म हैं, n+2। क्यों, 1 से लेके n+1 तक n+1 टर्म एक ये, तो n+2 टर्म। तो n माप पद कितने टर्म्स का सम है, n+2 टर्म्स का सम। कितने टर्म्स का सम है, इसका मतलब पहला टर्म कौन होगा, 3 टर्म्स का सम। दूसरा 4 टर्म्स का सम। पांचवा जो भी मतलब तीसरा 6 टर्म। इस तरह से आगे बढ़ते 5 जो भी आगे निकल के आ रहा है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर क्या था अभी, n-1। तो क्या बताया गया, पहला टर्म 1 टर्म का सम, दूसरा टर्म 2 टर्म का सम, तीसरा टर्म 3 आगे बढ़ता जाएगा, इस तरह 3 टर्म्स का सम। तो यहां से बच्चा सीक्वेंस बना 1, 3/2 एंड so on. It is lower bounded by इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, साफ दिख रहा है, इंक्रीजिंग। कैसा है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है अपने आप, तो दूसरी लिमिट किससे निकलेगी, लिमिट से। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी f ऑफ n, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इसका सम, जीपी सीरीज बन रही है।
लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, अगर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पर जीपी सीरीज होती है तो a अपॉन 1 माइनस r इसका फॉर्मूला होता है। a क्या है 1, r कितना है 1/2, दिस इज द 2, इट इज अपर बाउंड बाई 2, लोअर बाउंड क्या था 1, अपर बाउंड क्या है 2, तो दिस इज द बाउंड सीक्वेंस, दिस इज द बाउंडेड सीक्वेंस। बात समझ में आई नहीं आई? सभी के दिमाग में गई? एनी क्रॉस एनी कंफ्यूजन? बोला करो, पक्की वाली बात। इतना बताने के बाद हम लोग आगे बढ़े, हटा रहा हूं सामने से। हाँ, फोटो ले लो, फोटो क्लिक कर लो, टाइम लगा दोगे नोट करने में, फिर घर जाके से जब दोबारा लगाओगे तो पक्का कुछ बातें भूल जाओगे ना। मैसेज कर देना, लेक्चर भेज देंगे हम रिकॉर्डेड। राइट, हटा रहा हूं। ये गया। ये सब बातें जाने के बाद हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने का मतलब मेरे पास मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक, बोला गया अ सीक्वेंस, बॉक्स के अंदर एक्सएन इच, पहला रोमन नंबर, दूसरा रोमन नंबर, तीसरा रोमन नंबर, फोर्थ रोमन नंबर, एनी वन एबव कंडीशन is satisfy, then the sequence बॉक्स के अंदर एक्शन इज मोनोटोनिक। ऊपर दी हुई एनिमल मतलब कोई भी एक, ऊपर कंडीशन का कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? मोनोटोनिक। नाम क्या है इससे देख लो, नॉन डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग क्या कहता है? इफ नॉन डिक्रीजिंग मतलब से समझो, नॉन डिक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में घटता हुआ क्रम ना हो। कैसा हो? डिक्रीज नहीं है मतलब इक्वल हो और इंक्रीज हो। एक्शन इज लेस देन इक्वल टू एक्शन प्लस 1 फॉर ऑल। इसका मतलब इंक्रीज नहीं है, इंक्रीज नहीं है मतलब इक्वल है और डिक्रीज है। डिक्रीज का सिंबल ये है और इक्वल का लगा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग, ओनली इक्वल साइन नहीं आ सकता। ओनली डिक्रीजिंग, इक्वल साइन, इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? मोनोटोनिक। एक दो एग्जांपल देख लो। एग्जांपल देखें, -1 to the power of n, अब खड़े हो जाओ, बताओ इन चारों में से कौन सा नाम? मेरे मालिक,
नॉन डिक्रीजिंग। अब बोलो इन चारों में से कौन सा नाम? ये कांस्टेंट, नया नाम कहां सीखा यार? भैया जो पढ़ा रहा हूं उसको मन से पढ़ो, हवा में न तैराओ। कांस्टेंट सीक्वेंस का मतलब होता है सारे एक जैसे दिख रहे हैं। क्यों? लास्ट में अमित आप बताओ, लास्ट रो अमित नाम है ना आपका, फिर आप ही सबसे ज्यादा स्माइल करते हो। इन चारों में से कौन सा नाम? धनंजय, कौन बताएगा? कौन बताएगा? चलो टॉपिक खिलाएंगे आज तुम लोगों को, जो भी बताएगा टॉपिक खिलाएंगे पक्का, एक क्लियर्स वाली। चलो चॉकलेट खिला देंगे। देखो चॉकलेट के नाम पे बोला है, अभी तक कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन सभी का गलत है। इसमें से कोई नाम नहीं है, बैठ जाओ। इसमें से कोई भी नाम क्यों नहीं है? ज्यादा भाई -1 से बन जा रहा है, ज्यादा कम, कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा कोई होता ही नहीं है। दिस इज नॉट मोनोटोनिक। ये वाला सीक्वेंस मोनोटोनिक नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, वन 1/2, 1/3। आज मैसेज कर देना रात में 9-10 बजे के आसपास, ठीक? क्यों सर लेक्चर भेज दो इसको रिवाइज करने के लिए, ग्रुप में ही करिएगा, हम भेज देंगे, रिवाइज कर लेना। रात को सोने से पहले बैठना 1-1.5 घंटे, इसको रिवाइज करना और उसी चीज़ को बार बार देखना, याद हो जाएगा। सोच कर सोना, रात को यही चीज़ दिमाग में आ रही होगी, ठीक है? बताओ भाई इन चारों में से कौन सा नाम? स्ट्रिक्टली इन डिक्रीजिंग। इसे अकेला डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं। इसमें से कैसा होगा ये? मोनोटोनिक। अगले वाला नाम तीसरा नंबर, बान। ये जो भी लिखा हूं बड़ा मतलब से लिखा हूं, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया हूं। हाँ भाई कौन बताएगा? नॉन डिक्रीजिंग, राइट। डिक्रीज नहीं है, इक्वल है, इंक्रीज है, इक्वल है, इंक्रीज है, इक्वल है, इंक्रीज है। इक्वल और इंक्रीज का मतलब क्या है? डिक्रीज। दिस इज इसका नाम क्या हुआ? सीखे नहीं सीखे? बोलो भाई। मोनोटोनिक सीख गए? बैठ जाओ। तो अभी भी क्या सीखा? सीक्वेंस क्या होता है, बाउंड क्या होता है, मोनोटोनिक क्या होता है। अब आता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्ट सीक्वेंस आप कहता है ऐसा कोई भी सीक्वेंस जिसमें लिमिट लगाने पर कोई रियल नंबर आ जाए। क्या आ जाए? रियल नंबर। इस रियल नंबर का अच्छा नाम होता है, रियल नंबर बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते। दूसरा नाम इसे और अच्छा क्लियर करें तो, माना ये लिखा नहीं रहता, ये क्लियर करने के लिए लिखना पड़ा है। और क्लियर करना चाहें तो बस सभी को पता है रियल नंबर कैसा होता है? फाइनाइट। कैसा होता है? यूनिक फाइनाइट। तो सीधा सीधा बोला गया है किसी भी सीक्वेंस के n में पद में लिमिट लगाने पर कोई भी यूनिक
फाइनाइट रियल नंबर आ जाए तो कौन होता है, कन्वर्ज होता है। तो इट इज कन्वर्जेस टू सॉरी एल। इधर देखना बेटा ध्यान से, ये डेफिनेशन थी इसकी, पहली डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन। ऑब्जेक्टिव में कोई भी डेफिनेशन आ सकती है। ये थोड़ा कम करो, 5 डिग्री बनाओ। और सीक्वेंस बॉक्स के अंदर एक्सएन इज कन्वर्जेस टू एल इफ 5 डिग्री बनाना बंद ना कर देना, और बस। वैसे लमसम ये 12.5 डिग्री है, ना कि 5 डिग्री। आइए मॉड ऑफ, मेरी तरफ देखें, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। ये n नॉट क्या होता है हमारे यहां, नेचुरल नंबर। क्या होता है, दूसरे शब्दों में पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम नेचुरल नंबर। Here implies that mod of xn minus l is less than epsilon, ये लिमिट की डेफिनेशन है ओरिजिनल। तो इस वजह से मैंने ओरिजिनल लिखा है, ऐसा ना हो ये एग्जाम में आ जाए कहीं सीधे सीधे। और सीक्वेंस इन कन्वर्ज ABCD, ये क्या लिखा है, एप्सिलॉन। क्या लिखा है, एप्सिलॉन। इट इज द वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, इट इज 10 to 0, वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी 10 to 0। तो ये मेरे पास सीक्वेंस की दो डेफिनेशन है, न्यूमेरिकली एंड थ्योरेटिकली। डाइवर्ज क्या कहता है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, अगर किसी भी सीक्वेंस में लिमिट लगाने पर अकेला प्लस इन्फिनिटी, अकेला या फिर माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो कौन होता है, डाइवर्ज। अब आता है ऑस्किलेटरी। ये ऑस्किलेटरी सीक्वेंस क्या होता है, किसी में भी लिमिट लगाने पर नॉट यूनिक लिमिट, नॉट यूनिक लिमिट, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑस्किलेटरी। कैसे, ऑस्किलेटरी। इट इज नाइदर कन्वर्ज नॉर डाइवर्ज। दो तरह का होता है, फाइनाइट ऑस्किलेटरी एंड इनफाइनाइट ऑस्किलेटरी। कैसा, फाइनाइट ऑस्किलेटरी एंड इनफाइनाइट ऑस्किलेटरी। फाइनाइट ऑस्किलेटरी, कैसा, फाइनाइट ऑस्किलेटरी। अ सीक्वेंस ऑस्किलेटरी सीक्वेंस ऑस्किलेटरी सीक्वेंस इज बाउंडेड। अगर कोई भी ऑस्किलेटरी सीक्वेंस कैसा है, कट गया, कोई भी ऑस्किलेटरी सीक्वेंस कैसा है, बाउंड है, देन दिस ऑस्किलेटरी सीक्वेंस इज फाइनाइट ऑस्किलेटरी। दूसरे शब्दों में लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn इक्वल ऑफ द मोर देन वन फाइनाइट लिमिट। एक से ज्यादा लिमिट है लेकिन कैसी, फाइनाइट, तो उसका नाम ऑस्किलेटरी। दूसरा मतलब फाइनाइट ऑस्किलेटरी।
इनफाइनाइट ऑस्किलेटरी तो केवल पढ़ना है, समझना है, दिमाग में सेट करना है। आधा घंटे का टॉपिक है घर के लिए, केवल दिमाग में जाना सारी बात जरूरी है, पता नहीं कब कौन सा रिमार्क मेरा काम आ जाए। तो जब हम मिला इनफाइनाइट में अ सीक्वेंस, अ ऑस्किलेटरी सीक्वेंस बॉक्स के अंदर एक्सएनएच अनबाउंडेड, देन एक्सएनएच इनफाइनाइट ऑस्किलेटरी, इनफाइनाइट ऑस्किलेटरी। एग्जाम्पल डाला गया इनफाइनाइट ऑस्किलेटरी के लिए, मतलब यहां से लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिट ओ आर, और बॉक्स के अंदर एक्सएन मोर देन वन लिमिट वन से ज्यादा लिमिट, बट एट लीस्ट कम से कम एक लिमिट, एट लीस्ट वन लिमिट इज इन्फिनिटी। लेकिन कम से कम एक लिमिट कैसी होनी चाहिए? इन्फिनिटी होनी चाहिए उसमें। तो हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट ऑस्किलेटरी सीक्वेंस, राइट। तो सीक्वेंस कन्वर्ज, डाइवर्ज और इनफाइनाइट। एग्जाम्पल लिया गया बॉक्स के अंदर एक्सएन वन बाई एन, सीधे लिमिट लगाई जल्दी से, कितना आया? इट इज कन्वर्जेस टू, क्यों जीरो फाइनाइट क्वांटिटी है इस वजह से कन्वर्ज है किस पर? जीरो पर। किस पे कन्वर्ज है? क्लिक करें। हटा रहा हूं। राइट। यहां इसके बाद जवाब मिला तो 3 एग्जाम्पल और लिए। ये जो 2-3 एग्जाम्पल और लिए इनको देखें। लिमिट बॉक्स के अंदर एक्सएन, जब कभी भी आप -1 टू द पावर ऑफ n देखो, उसमें अब आपने बोला सीक्वेंस चेक करना है कैसा है। कभी भी -1 टू द पावर ऑफ n में लिमिट नहीं लग सकती, इसे तोड़ना पड़ता है। -1 and 1 n इज ओपन द लिमिट, तो इसके दो आंसर आए -1 और 1, तो इसका नाम हुआ फाइनाइट ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। दूसरा लिया -1 टू द पावर ऑफ n अपॉन n, नहीं इनटू n, लिमिट लगाई गई लिमिट लगाने पर मेरे पास आ गया क्या है मेरे पास? माइनस का n प्लस का n, n इज ऑड, n इज इवन। ओपन द लिमिट, दो आंसर आ रहे हैं
माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, कैसा? इनफाइनाइट ऑस्किलेट सीक्वेंस। तीसरा, बॉक्स के अंदर एक्स एन 1 + 1/n लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, जल्दी बोलो कैसा? कन्वर्ट डाइवर्ज ऑस्किलेटरी, किस पर? बहुत धीमी स्पीड है, 1/∞ 0 1, इट इज कन्वर्जेस टू 1 xn n लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n, इन्फिनिटी अकेला है, इट इज डाइवर्जेस टू प्लस का इन्फिनिटी माइनस का n स्क्वायर या माइनस का n xn माइनस का n लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, कैसा? इट इज डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये फंडा है किसका? कन्वर्जेंट डाइवर्ज का, राइट? क्लिक कर लें। राइट? इतनी बात बताने के बाद एक नाम आ गया कॉची सीक्वेंस। बेटा गेट खोल दो, कोई है नहीं ऑफिस में। कॉची सीक्वेंस, तो कॉची सीक्वेंस क्या होता है मेरे पास? एक्स एन बी या कॉची सीक्वेंस इफ n, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। n नॉट कौन होता है? नेचुरल नंबर, बार बार नहीं बताऊंगा। xn माइनस का xm इज लेस देन एप्सिलॉन n, बड़ा होता है m से, राइट? n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, n p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है xn प्लस p माइनस का xn इज लेस देन एप्सिलॉन। दिस इज द कॉची सीक्वेंस। बात क्लियर हो गई सभी की? अब केवल क्या लिखना बाकी है? रिमार्क, सीक्वेंस का समापन। एक नाम आता है सब सीक्वेंस। सब का मतलब क्या हुआ? सीक्वेंस का छोटा भाई। अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो सब सीक्वेंस भी कैसा होगा? इंक्रीजिंग। सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो सब सीक्वेंस भी कैसा होगा? डिक्रीजिंग। बात सभी समझ में आ गई? तो सीक्वेंस के द्वारा जो सब सीक्वेंस बनता है वो सीक्वेंस की सारी कंडीशन को फुलफिल करने लगता है। एक नाम आता है सब सीक्वेंस। आपने बोला बॉक्स के अंदर xn be a sequence, comma then xn plus 1, x2n plus 1, xn minus 1 and so on the add the subsequences। हमारे कैसे हैं ये? सब सीक्वेंसेज हैं। एग्जाम्पल दिया गया बॉक्स के अंदर एन बी अ सीक्वेंस, ठीक? तो सब सीक्वेंसेज आप पहले बटन पर एन को दिखा दें। 1, 1/2, 1/3, 1/4,
सब सीक्वेंसेज आर 1/2n मान लिया, तो n की जगह 2n, मैंने बोला ना n को चेंज करूंगा, तो 1/2, 1/4, 1/6 एंड 1/n-1 यह काम करेगा नहीं, 0 बना देगा, n+1 ले लिया, 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/2n-1 ले लिया, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 एंड देखो ये डिक्रीज था, ये भी डिक्रीज है, ये भी डिक्रीज है, ये भी डिक्रीज है। बात क्लियर है सभी की? एंड सो ऑन द एंड सो, हाँ बेटा बोलो। हाँ जी बेटा, सेम टाइम आपने जवाब दिया यहां से, एंड सो ऑन द ब्यूटी, बट हमने लिखा यहां 1/2, 1, 1/5 एंड सो ऑन द, दिस इज नॉट subsequences of, this is not subsequences of 1/n। देख लो उल्टा सीधा हो गया, कम ज्यादा वो उसका नेचर है नहीं, तो नॉट सबसीक्वेंस का मतलब क्या है, सीक्वेंस का मतलब, सबसीक्वेंस का मतलब क्या, क्लियर है? तो सीक्वेंस के द्वारा जो सबसीक्वेंस बनते हैं वो सीक्वेंस के पूरे नेचर को लेके चलेंगे, तो वो क्या बोला जाएगा, सबसीक्वेंस लेंगे, सारे के सारे एलिमेंट उसी के अंदर के भी होने चाहिए, कोई बाहर का नहीं हो सकता। इट इज क्लियर? टॉपिक ब्रेक। केवल क्या लिखाने हैं, 10-12 मिनट की रिमार्क होंगे, 10-15, जिसमें 4-5 प्रॉब्लम भी होंगी, खत्म हो गया। क्लिक कर लो, क्लिक नहीं करा था कभी खत्म नहीं होता। तो कल इस टॉपिक में आगे बढ़ाएंगे हम लोग, लिमिट कंटिन्यूटी एंड समथिंग। तो इस तरह करके हम एक एक नंबर रेडी कर रहे हैं आपके सबके। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय। तो कल से हम सोच रहे हैं कि 3 दिन